ओम धन्वंतरे नमः। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद की तरफ से मैं वैद्य विलोक भारतीय मनपूर्वक स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमारे इस कोर्स के मेंटर वैद्य अनय डावरे जी का भी मैं इंस्टीट्यूट तथा हम सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब वैद्य हैं तो वैद्य की आराध्य देवता भगवान धन्वंतरी तथा माँ शारदा को नमन करते हुए हम हमारे आज के इस सत्र का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम धन्वंतरी स्तवन करके आगे चलेंगे। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए हम हमारे आज के इस सत्र का आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद 2011 से विभिन्न कोर्सेज संचालित करते आ रहा है। उसमें से एक कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। ये कोर्स क्या है, किस प्रकार से ये कंडक्ट किया जाता है, इसके वैशिष्ट क्या है, इसके बारे में कुछ ही देर में अनय सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। इस कोर्स के बारे में एक बात मैं आप सब लोगों से शेयर करने के लिए मुझे बहुत हर्ष होता है कि ये हमारी जो कोर्स है ये द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, जिसकी ऑलरेडी 10 बैचेस हो चुके हैं। हर एक बैच में अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिसिपेंट्स अगर आप कंसीडर करते हो तो ऑलमोस्ट 1000 वैद्य, 1000 बीएमएस प्रैक्टिशनर्स इस कोर्स का लाभ ले चुके हैं। और कोई भी कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट हो रहा है, जून और दिसंबर में। और उसकी अगर 10th बैच हम कंडक्ट कर पा रहे हैं, यही इस कोर्स की वैशिष्ट्य, इस कोर्स की विश्वसनीयता और इस कोर्स का उपयोगित्व सिद्ध करता है। तो अधिक समय न लेते हुए जो कोर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के माध्यम से संचालित हो रहा है, इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर अनय सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर हम आज का जो सेशन है, एक्चुअली ये कोर्स किस प्रकार से चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, अर्थात निरंतर अध्ययन से ज्ञानपूर्ण दृष्टि प्राप्त कर एक उत्तम चिकित्सक बनना, इसी ब्रीद वाक्य को अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, अर्थात निरंतर अध्ययन से ज्ञानपूर्ण दृष्टि प्राप्त कर एक उत्तम चिकित्सक बनना, इसी ब्रीद वाक्य को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद का जन्म फरवरी 2011 में माननीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी के चरक संहिता निरूपण के साथ वैद्य विलोक विजय भारतीय जी के प्रयासों से आरंभ हुआ, जिसमें आयुर्वेद विज्ञान को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बढ़ावा देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। ज्ञान और विज्ञान की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान का सेतु निर्माण करना इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है। यह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत संहिता अध्ययन के द्वारा तब हुई थी जब हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता आज इतनी आसान नहीं थी। हम अभिमान से बोल सकते हैं कि आज भी यह संहिता अध्ययन प्रतिदिन निरंतर चल रहा है। यह संहिता अध्ययन का प्रारंभ माननीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी के
चरक निरूपण से हुई थी। उसी को अग्रेषित करने में पुणे में स्थित माननीय वैद्य दिलीप गाडगीळ जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद की विशेषताओं की बात करें तो ऑनलाइन संहिता अध्ययन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस, एंड्रॉयड और iOS मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन, यूट्यूब लाइव और विविध प्रथितयश वैद्यों के द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क सेमिनार, यह आयुर्वेद विज्ञान का प्रचार और प्रसार करने का एक सच्चा प्रयास है, ऐसा भी कह सकते हैं। इन विशेषताओं में से सबसे प्रथम आयुर्वेद के मूल संस्कृत संहिता ग्रंथों को संस्कृत व्याख्या सहित डिजिटलाइज करने का कार्य एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन माध्यम से किया गया और निरंतर चल रहा है, जिसमें चरक संहिता चक्रपाणी टीका, सुश्रुत संहिता दलहन टीका, अष्टांग संग्रह इंदु टीका, अष्टांग हृदय अरुणदत्त हेमाद्रि टीका, माधव निदान मधुकोश टीका, शारंगधर संहिता आढ़मल्ल टीका, वैशज्य रत्नावली और चक्रदत्त संहिता, इनके स्वरूप में यह मोबाइल एप्लीकेशन आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपके करतल में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एप्लीकेशंस उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही आसान है, जिसमें आपको सर्च फैसिलिटी जैसे विशेषताओं के साथ तकरीबन 13,000 से ज़्यादा समानार्थी शब्द के अर्थ सहित सर्च उपलब्ध है, जो आपको न्यूनतम शुल्क में और ऑफलाइन सुविधा के साथ प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, आसान शब्दों में आयुर्वेद ई लाइब्रेरी, न्यूनतम शुल्क में ₹1 प्रतिदिन यानी ₹360 प्रति वर्ष में उपलब्ध है, जिसमें आपको 1500 से ज्यादा आयुर्वेद के असंख्य विषयों के एक्सपर्ट लेक्चर्स उपलब्ध है और जो आने वाले समय के साथ निश्चित रूप से बढ़ते जाएंगे। इंस्टीट्यूट वैद्यों के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रदान करती है, जो वैद्यों को आयुर्वेद क्षेत्र में सुपर स्पेशलाइजेशन करने के उद्देश्य से निर्माण की गई है। चिकित्सा नैपुण्य, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, अप्लाइड पंचकर्म, आयुर्वेदीय मनोविज्ञान, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी और आयुर्वेद गर्भ संस्कार, इन विविध विषयों में उपलब्ध है, जो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यह पूरी धरोहर चलाने के लिए हमारे आधार स्तंभ, हमारे माननीय अध्यापक और वैद्य, जिनकी विशेषता है कि यह अध्यापक कई सालों से इसी विषय में सुपर स्पेशलाइज्ड चिकित्सा कर रहे हैं और अपना ज्ञान बांटने के लिए यह तत्पर है। सर्टिफिकेट कोर्स इन चिकित्सा नैपुण्य वैद्य रेणुका गयाळ, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी वैद्य अनय डावरे, सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड पंचकर्म वैद्य रेणुका गयाळ, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय कार्डियोलॉजी वैद्य सुजीत ठाकुर, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय मनोविज्ञान वैद्य सोहन पाठक, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय गर्भ संस्कार वैद्य अमृता टेंभुर्णीकर। इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार सभी लोगों तक बहुत आसान तरीके से पहुंचे और आयुर्वेद विज्ञान की धरोहर बढ़े और निरंतर चलती रहे। इसीलिए यूट्यूब लाइव के माध्यम से इंस्टीट्यूट बहुत सारे निःशुल्क सेमिनार आप सभी के लिए समय समय पर करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, जिसमें विविध विषयों के विशेषज्ञ आपको मार्गदर्शन करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद यह सार्वजनिक विश्वस्त न्यास के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है और इसी वर्ष इंस्टीट्यूट को ATG सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपने रुग्णों का इतिहास रिसर्च के दृष्टिकोण से डिजिटाइज फॉर्म में रखना यह समय की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर सॉफ्टायु नाम से एक अत्यंत अल्प शुल्क पर पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद ऐसे ही निरंतर आयुर्वेद सेवा कार्य करता रहे, ऐसी धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हैं तथा सभी वैद्य जो इंस्टीट्यूट में विश्वास दिखाते हैं उन्हें साधुवाद। अधिक जानकारी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.iuied.in
www.instituteofeayurved.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओम धन्वंतरे नमः। जैसे कि अभी हमने देखा कि 2011 से 13 साल से इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है, और केवल उद्देश्य यही है कि हमारे वैद्यों को उत्तम चिकित्सक और सुपर स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करना, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना। और इसमें हमारा ये जो सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है, ये एक माइलस्टोन कोर्स है, सबसे पॉपुलर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मोर देन 1000 सुपर स्पेशलाइज्ड त्वचा विकार तज्ञ, आयुर्वेदिक त्वचा विकार तज्ञ हमारे आज संपूर्ण भारत में कार्य कर रहे हैं। तो ये जिनके माध्यम से हम कर पा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये कर पा रहे हैं, वो अनय डावरे सर, उनका मैं यहाँ पर मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग उनसे सुपरिचित है, क्योंकि केवल इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के माध्यम से ही नहीं, तो जहां जहां पर भी कोई त्वचा विकार से संबंधित कॉन्फ्रेंस हो, या कोई भी कार्यशाला हो, या कोई भी ग्रुप हो, तो उसमें आपको वैद्य अनय डावरे सर, ये एक बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन रहता ही है। तो ऐसे अनय सर का एक औपचारिकता हम सबको आपके सामने एक उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनय सर बीएमएस एमडी एंड सीएसडी है। सर का एमडी इन द्रव्य गुण विज्ञान है। द्रव्य गुण विज्ञान में एमडी होते हुए भी सर का रिसर्च था त्वचा विकार में आरकबत फलमज्जा पांड का फ्लुकोनाजोल के साथ में कंपैरेटिव स्टडी। कोई भी विषय हम हमारे चॉइस से, हम हमारा एक गोल होता है जो अनय सर ने अपने पीजी के समय से ही डिसाइड करके रखा था कि मुझे डरमैट में ही काम करना है, मुझे त्वचा विकार में ही काम करना है, और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से ही चिकित्सा करनी है। तो बहुत सारे रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद आयुर्वेदीय जितने भी उनके गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के मार्गदर्शन से सर पिछले 12 साल से डोंबिवली में शुद्ध आयुर्वेद त्वचा विकार तज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अभी सर जलगांव में भी कंसल्टेंट त्वचा विकार तज्ञ के रूप में जलगांव जाकर भी चिकित्सा करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, जैसे मैंने कहा कि त्वचा विकार और अनेरावरेसर ये एक कॉम्बिनेशन, एक फिक्स कॉम्बिनेशन इसे हम कह सकते हैं। लेकिन केवल वैद्यों को मार्गदर्शन करना ऐसा ही नहीं, बहुत सारे अन्य विदेशों से आए हुए डेलीगेट्स के सामने भी सर ने केईएम हॉस्पिटल हो गया, या अन्य साइन कॉलेज में आया हुआ यूरोपियन डेलीगेट्स हो गया, उनके सामने विषय प्रस्तुत किया है। भोपाल वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में स्पेशलाइज्ड ओपीडीज रहती है, हम सब जानते हैं, तो उसमें त्वचा विकार की ओपीडी संभालने का दायित्व अनय सर के पास आया था। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में सर के पेपर प्रेजेंटेशंस, इस आर्टिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसके साथ में साइंटिफिक राइटिंग में सर को बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस है उसमें की जो केस प्रेजेंटेशंस है, उन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। केवल प्रैक्टिस डर्मेटोलॉजी इतना ही नहीं, लेकिन सर अपना सोशल वर्क या सोशल एक्टिविटीज भी उतनी ही जारी रखते हैं। डोंबिवली में जो नाथे चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है, वहां पे सर अपनी निशुल्क सुविधा सेवा प्रदान करते हैं, और उसके साथ साथ आयुर्वेद व्यासपीठ जैसे संगठन के साथ मिलकर वैद्यों के लिए भी कार्य करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुआयामी वक्ता तथा त्वचा विकार में जो एक तज्ञ कह सकते हैं, जिनका वर्ड आयुर्वेद क्षेत्र में एक प्रमाण माना जाता है, ऐसे हमारे वैद्य अनय डावरे सर का यहाँ स्वागत करता हूँ। और आगे हम जो ये कोर्स किस प्रकार से कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें विनंती करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू विलोप सर। ओके। हेलो एवरीवन। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो फर्स्ट जो हमने इंट्रोडक्शन अभी सुना वो इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद का सुना। बेसिकली मैं हमेशा ये इंट्रोडक्शन हमेशा देखता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि अपने जो इंस्टीट्यूट है, यानी विलोप सर का जो इंस्टीट्यूट है, मैं अपना ही बोलता हूँ,
तो उसमें कितना काम हो रहा है। कोई भी मुझे हमेशा पूछता है जब कोर्स करते समय, सर ये कोर्स है वो कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट का है या कौन से इसका है, तो जैसे आपने देखा, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक इंस्टीट्यूट है और वहां से ये इंस्टीट्यूट ई आयुर्वेद है, और विलोप सर ये कोर्स कंडक्ट करते हैं। और आपने देखा कि कितने बड़े बड़े लोग, यानी धर्माधिकारी सर से लेके गाडगिल सर से लेके ऐसे स्टार वर्ल्ड जो है आयुर्वेद क्षेत्र में, ऐसे प्लेटफॉर्म पे डेली अभी भी लेक्चर्स देते हैं। और ऐसे लेक्चर्स ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे या ऐसे बड़े लोगों के प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका, या मेरा जो विचारों का जो मैं बोलता हूँ निरूपण है वो यहाँ पे रखने का जो मौका देते हैं सर, उसके लिए हमेशा मैं थैंक्स करता हूँ। ये जो कोर्स है वो 2019 में शुरुआत हुआ था, जब मेरा अवभाषिनी में, यानी नेशनल सेमिनार था अमरावती में, तो वहां पे सर से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई कि जस्ट 2 सेकंड में डिसाइड हो गया और वो केस कोर्स शुरुआत हुआ। हमेशा ये कोर्स में, जैसे मैंने बोला कि 85 टू 90 स्टूडेंट, 85 टू 100 स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी सेशन क्यों रखते हैं, बिकॉज बहुत बार कुछ लोगों को उसके बारे में समझ में नहीं आता क्या आता, कुछ चीजें उनको एनक्लोज रहती, क्योंकि सब चीजें समझ में नहीं आता, तो उसके लिए रखा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, तो फर्स्ट वर्ड देखिए, इट्स आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। सो इफ इट्स अ वर्ड आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, सो यहाँ पे अगर आप बोलेगे सर आप हेयर पीआरपी सिखाओगे क्या, तो ना। यहाँ पे डर्मा डर्मा एब्रेजन सिखाओगे क्या, ना। यहाँ पे आयुर्वेदिक सिखाया जाएगा। नो डाउट हम डायग्नोसिस के लिए, हम डिफरेंशियल्स के लिए मॉडर्न के नाम ले सकते हैं, लाइकन प्लानस है, सोरियासिस है, या टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस जैसे नेम है वो ले सकते हैं। लेकिन अपनी चिकित्सा ये दोष के हिसाब से और आयुर्वेदिक ही रहती है। दूसरा जो प्रोसीजर्स भी रहती है, जो हम उसको हाइप कभी नहीं करते, मॉडर्न के प्रोसीजर वो बहुत हाइप रहते हैं। यानी माइक्रोडर्मा एब्रेजन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो उसका आपको वीडियो मिलेगा, वही लेखन प्रच्छन्न का आपको एसओपी वाला या स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर वाला वीडियो नहीं मिलेगा। और वही हम यहाँ पे सीखते हैं, यानी आपको यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी है वहां पे भी लेखन प्रच्छन्न, लेपन चिकित्सा, इवन क्षार सूत्र चिकित्सा, शालिश षष्टिक चेहरे का, ये हम प्रोसीजर सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी कोर्स है। अभी 10th बैच खत्म हुई है, लास्ट टाइम हमने माइलस्टोन खत्म किया है, और 11th बैच हुए है वो एग्जैक्टली आफ्टर 12 डेज, यानी 25 जून से शुरुआत होगा। ऑलरेडी एडमिशन्स बहुत सारे हो गए हैं, और कुछ एडमिशन्स बाकी है, वो कुछ अगले दिन में होंगे। कुछ क्वेरीज इस हिसाब से हमें ये देखना है, इसलिए हमने ये लेक्चर आज कंडक्ट किया है। बेसिकली ये जो लेक्चर्स रहते हैं ये क्यों दिखाए गए हैं, यस इसमें रहता है कि बाबा आपको कुछ डिसीज है, उसका डिसीज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सब चीजें है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डर्मेटोलॉजी की विजन तैयार होना। ये एक ऐसी ब्रांच है आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी जहां पे त्वचा रोग, अगर आप देखोगे ग्रंथ में जाओगे तो कुष्ठ है, क्षुद्र रोग है, और कुछ लेप वगैरह चिकित्सा है। अब थोड़ा सा जाओगे तो वाग्भट ने जो केश रोग है वो शिरो रोग में वर्णन किया है, यहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट पार्ट ये सब हम मिला के, मॉडर्न का थोड़ा सा पार्ट मिला के, मॉडर्न डायग्नोस्टिक पार्ट मिला के, हम यहाँ पे बेसिकली क्या तैयार करना चाहते हैं, विजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन। हम प्रोटोकॉल तो लिखें, लेकिन आपको समझ में आएगा जब आपके सामने कोई केस आएगी, तो हम वो केस को कैसे देखना है, हमें वो कैसे ट्रीट करनी है, और एक्चुअल मेडिसिन क्या देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेडिसिन देने के बाद रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये रिकर होता है कि नहीं, ये हमें देखना है। जब हम ये देखते हैं तो आपके पास जब केसेस आते हैं तो आपको भी वो विजन डेवलप होती है। प्लस माइनसेस प्रोबेबिलिटीज लेके आप कुछ मेडिसिनल चेंजेस करते हो, तो उस हिसाब से भी आपको पेशेंट्स में सक्सेस आना शुरुआत होता है। क्या होता है, समझो मैंने ये प्रोटोकॉल बता दिया, आपने वही यूज किया, कभी कभी वो हो सकता है कि यूज होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या है, कभी कभी पेशेंट की प्रकृति, कभी कभी दोषों की स्थिति, ये सब हमें देख के अगर थोड़ा हमने उसको चेंज किया, तो हमें समझ में आता है कि ये पेशेंट ट्रीट होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डेवलप करना है वो विजन है। जैसे सर ने बोला था, मुझे यहाँ पे बेसिकली मेरा, मैं प्रैक्टिशनर हूँ,
आई एम नॉट अ टीचर ऑल्सो, आई एम नॉट अ अदर, यानी मैं कोई मेंटर या कोई नहीं हूँ। बेसिकली आई एम अ प्रैक्टिशनर, हम हार्ड कोर प्रैक्टिशनर। मुझे पेशेंट्स देखने में मजा आता है। तो जैसे क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं, कैसे हम उसको देखना है, यही हिसाब से हमें सिखाया जाता है। और मेरा उद्देश्य ये कोर्स लेने का यही है कि सर, और मेरा उद्देश्य यही है कि ज- आप भी अच्छे डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिशनर बनो, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिशनर बनो। बिकॉज कैसा है, ये ब्रांच बहुत वास्ट है। इसमें जो हम बोलते हैं काम करने वाले बहुत कम हैं। इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये सब अगर हम एक साथ, नॉट ओनली अनय डावरे, अगर उसके साथ और 1,000 फिर और 10,000 ऐसे जुड़े, तो वी कैन डू आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। ये इंडिया में आयुर्वेद की सबसे बड़ी ब्रांच हो सकती है। दैट इज माई मोटो। मुझे, मेरा मोटो यहाँ पे यही है, मेरा सिखाने का मोटो ये, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिशनर। मैं कोई कॉलेज टीचिंग वगैरह सब मीन्स मैंने किया है सब इन इन माई एमडी, तब मैं करता था। बिकॉज प्रोफेसर लोग लेक्चर नहीं लेते, तो एमडी स्टूडेंट को ही लेक्चर लेने को मिलता था, तो उस टाइम लेता था। बट थिंग इज दैट मेरा काम है मेनली जो प्रैक्टिस में है वो सिखाना, और वहां यहाँ पे जो आपको डेवलप होगी वो है विजन। ये क्यों है, ये इसका अधिकार मुझे है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने खुद डर्मेटोलॉजी, प्रॉपर एलोपैथी डर्मेटोलॉजी के पास 3 साल सीखा है। वहां पे आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन सीखा, वो अपने हिसाब से सीखा है। और मैं अब अबाउट 14-15 ईयर्स से डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैंने नंबर ऑफ केसेस देखे हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स देखे हैं। मैंने पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से ट्रीट भी किया और बहुत पेशेंट की वाट भी लगाई है पहले। लेकिन अभी इस टाइम अभी ऐसा मेरे पास, आई एम ऑन अ दैट पोजीशन कि हाँ, ये पेशेंट में हम इतना रिजल्ट दे सकते हैं, हम ये पेशेंट में इतना रिजल्ट दे सकते हैं, ये पेशेंट ठीक नहीं होता। ये जो विजन है ये अभी मुझे डेफिनेटली डेवलप हुई है। तो ये जो पिक्चर है इसका उद्देश्य ऐसा ही है, द बिग फिश आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ, जो बाहर का वर्ल्ड देख रहा है डर्मेटोलॉजी में, जो बहुत नए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे यहाँ पे अभी जो लेक्चर अटेंड करने वाले वो कुछ कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जस्ट पास आउट, बीएमएस पास आउट है। कुछ एमडी स्टूडेंट्स है, कुछ प्रैक्टिस आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जीपी प्रैक्टिशनर भी है। तो कैसा होता है, इन सबको स्पेशलिटी ब्रांच ना होने की वजह से हर एक ब्रांच के बारे में थोड़ा 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 मालूम रहता है। तो द स्मॉल फिश आप हो, लेकिन कैसा, डर्मेटोलॉजी सब्जेक्ट में यू डोंट नो द होल वर्ल्ड। ओके, तो आपको सब सब्जेक्ट का मालूम रहता है, इवन जीपी रहेंगे। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है, जो अबाउट 1,000 स्टूडेंट जिसमें कवर होगी, उसमें तो शायद 400 जीपीज ही रहेंगे। तो जीपीस को अभी एलोपैथी जीपी करता है, उनको कैसे करे, तो उनको भी एक कोर्स फायदेमंद हुआ, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट और कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स तो उनके पास बहुत आते रहते हैं, लेकिन क्या ट्रीटमेंट देनी है, कैसा एक बेसिक डायग्नोस उन्हें मालूम नहीं। तो वहां पे ये देखने के लिए ये कोर्स है, ये ध्यान में रखिए। तो बेसिकली ये बिग फिश में हूँ, छोटा फिश है, तो मुझे वो थोड़ा सा एक डर्मेटोलॉजी का जो आकलन है वो अभी हो गया है, भगवान की कृपा से, मेरे गुरु गुरु की कृपा से है। और ये मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूँ, या दिखा ये कोर्स के माध्यम से आपको सबको सिखाना चाहता हूँ। मैंने जैसे बोला कि जीपीज है, बहुत बार लोग पूछते हैं कि हाँ हम तो जीपी करने हैं, तो हमें क्या यूज है? यस, डेफिनेटली यूजेस है। बिकॉज यहाँ पे हम बहुत थियोरटिकल नहीं पढ़ने वाले, हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह ऐसे सब सीखने वाले हैं। हम कोई डिसीज का हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है वो आप बुक से डेफिनेटली पढ़ सकते हो। हम सिर्फ क्लिनिक में बैठने के बाद हमें डायग्नोसिस के लिए क्या क्या मुद्दे चाहिए वो सामने रखेंगे, उस हिसाब से मेडिकेशन कैसा देना है। हाँ, मेडिसिन मेडिसिन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये क्यों, कैसे, डोसेजेस वगैरह ये सब दिखाया जाएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। जीपी से लेके यानी सब जन यहाँ पे कोर्सेज किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है कि बहुत सारे जीपीज ने, मेरी एक खुद की एक हरियाणा की एक पार्टिसिपेंट है, शी इज डूइंग जीपी, शी इज डूइंग डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस बट इन एलोपैथी। शी स्टार्टेड डूइंग आयुर्वेदा प्रैक्टिस आफ्टर दिस कोर्स। इवन बहुत सारे जीपीज है, उन्होंने अपना जीपी का चालू रखे, बाजू में स्पेशल डर्मेटोलॉजी शुरुआत किया है। वो कैसे, क्यों? क्योंकि पढ़ाई की मेथड आपको समझ में आएंगी तब। बेसिकली ये ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन है। ऑनलाइन है यानी आप कहाँ पे बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो। सर अमरावती में बैठे हैं, मेरे यहाँ से 700 किलोमीटर लंबे है।
कोई आसाम में बैठा रहेगा, कोई दिल्ली में बैठा रहेगा, कोई मुंबई में बैठा रहे, कोई मुंबई में है, कोई केरला में है, कहीं पे भी रहेगा। सो यहाँ पे मैं बैठ के जैसे आपको दिख रहा है वैसा के वैसा आपको प्रेजेंटेशन है, आपको सामने प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। शायद अभी 10-15 मिनट में आप यूज टू भी हो गए रहेंगे। कोविड में तो बहुत सारे जन यूज टू है, लेकिन अभी तो यूज टू हो गया कि हाँ सामने प्रेजेंटेशन दिख रहा है और मेरा परफेक्टली आवाज सुनाई दे रहा है। तो आपको जो बेसिकली नॉलेज गेनिंग चाहिए वो परफेक्टली यहाँ पे होगा। सो ये और घर बैठ के होगा, बिकॉज इट्स ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। आप कहीं पे भी बैठ के, इवन आप समझो ये जो कोर्सेज का टाइमिंग वगैरह आप देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगा आप कहीं पे भी बैठ के कैसे भी कर सकते हो। ऐसे ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड है, ऐसे ही जूम या गो मीटिंग से, जनरली जूम से होता है, ये लेक्चर्स लिए जाते हैं। ये लेक्चर्स का टोटल 24 लेक्चर्स रहते हैं 1 घंटे के, लेकिन वो कभी 1 घंटे के होते नहीं, 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के रहते हैं। सो वो टाइमिंग और एक्सटेंड होता है। 24 लेक्चर्स के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हम लेक्चर्स रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेशंस हम रखते हैं। ये लेक्चर्स एवरी ट्यूसडे और थर्सडे रात को 9:30 से 10:30 बजे, रात को जैसे आज का टाइम वैसे रात को 9:30 से 10:30 बजे रखा जाता है। तो जनरली आप समझो क्लिनिक में है तो भी आप ये लेक्चर सुन सकते हो, समझो आप खाना खा रहे हो तो भी सुन सकते हो। गलत है खाना खाते समय लेक्चर सुनना, बिकॉज नॉलेज चीज है और ये इसमें बहुत टेक्निकल चीजें भी रहती है, बिकॉज आपको परफेक्टली पेशेंट को देखना है, कैसा देखना है ये सिखाया जाता है। तो आप खाना खाते समय देखिए, लेकिन आप समझो कहीं पे गाड़ी में है, कार में है, कहीं पे, तो भी आप आराम से सुन सकते हो। लेकिन अगर आप बोलेगे सर मेरा लेक्चर मिस हुआ तो, क्योंकि शायद हमारा ओपीडी 10:30 बजे तक रहता है, तो हम क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता रहा हूँ कि ये ट्यूसडे और थर्सडे हफ्ते में 2 ही लेक्चर रहते हैं। तो ये कोर्स चलता है 3 महीना, हफ्ते में 2 रहता है। ऐसा 24 लेक्चर है तो चलता है ये कोर्स कितना, 3 महीना। और इफ यू मिस एनी लेक्चर, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। समझो ट्यूसडे को 9:30 से 10:30 बजे लेक्चर हुआ, तो अगले 24 घंटे या 48 आवर्स में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। और वो रिकॉर्डिंग अगले 6 महीने तक, जब से कोर्स शुरुआत होता है तब से 6 से 7 महीने तक अवेलेबल रहती है। तो यू गॉट एम्पल ऑफ टाइम, क्योंकि 2 दिन लेक्चर है, उसके बीच में 5 दिन का टाइम रहता है, तो वहां पे आप लेक्चर फिर से सुन सकते हो। मेरे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है वो लेक्चर्स 3-3 4-4 बार उन्होंने सुने हैं और खुद के नोट्स बनाए हैं। इतने बड़े नोट्स, 700-800 पेजेस के नोट्स बनाए हैं। तो थिंग इज दैट आपको तो लाइव लेक्चर 9:30 से 10:30 अटेंड कीजिए ही, नहीं अगर आपको जमा तो उसका रिकॉर्डिंग आपके पास रहता है, और वो रिकॉर्डिंग अगले 6 महीने तक आप कितनी बार भी सुन सकते हो। जनरली मैंने देखा है सब जन ने अबाउट 4 टाइम्स तो रिकॉर्डिंग सुने, बिकॉज कैसा रहता है एक बार बहुत बार कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते, खट से गोली से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। तो फिर से वो समझने के लिए कभी कभी आपको वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनना पड़ता है। जब आप वो समझते तो आपको कंसेप्चुअली समझ में आता, हाँ ये ऐसे दोषों का है और इसमें ऐसी चिकित्सा की जाती है, दैट्स वाई ये कल्प यूज्ड है। तो ये कभी कभी समझने के लिए आपको रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत है। तो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल फॉर 6 to 7 मंथ्स तक रहती है आराम से। और ये लेक्चर्स हमेशा जैसे आप देख सुन रहे हो वैसे ही रहता है, पीपीटी रहता है, रात को 9:30 से 10:30 बजे रहता है। बहुत सारे जन इसके साथ, अभी ये पीपीटी है समझो, कोई सामने स्लाइड है तो उसका फोटोज भी निकाल देते। तो ऐसे अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फोटोज मेरे स्टूडेंट्स के पास है, और खुद के बनाए हुए रिकॉर्डिंग सुन सुन के अबाउट 700-800 पेजेस के। बहुत मैंने मुझे ही लगता है कि इतना अच्छा, क्योंकि इतने अच्छे बुक्स बनाए लोगों ने, उतना अच्छा अच्छा डेकोरेटिव बना है उसको एकदम परफेक्टली बाइंडिंग करके। कुछ लोगों ने उसके प्रिंट्स लिए हैं, ऐसे मैंने देखा है। और मैं ही शॉक होता हूँ कि इतने अच्छे लोग करते हैं, बिकॉज स्लाइटली मैं जो प्रैक्टिशनर रहते हैं वो बाकी सब चीजों में थोड़े आलसी रहते हैं। आई एम सेम पर्सन, मुझे पेशेंट देखने में मजा है। तो लेकिन स्टूडेंट्स बनाते हैं और मैंने खुद नोट्स दिखे, उसमें टॉपिक्स कौन से है, इसमें सब चीजें नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एनाटॉमी रहती है, फिजियोलॉजी रहती है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बेसिकली डायग्नोसिस ट्रिक्स देखते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें फाइनल डायग्नोसिस कैसे करना है। मैंने खुद एक केस टेकिंग डिजाइन किया है जो जिसमें आयुर्वेदिक कुछ चीजें हैं, एलोपैथी भी चीजें हैं। उसके हिसाब से फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए हमें कैसे हम जाते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस करके और देन फाइनल वो हम देखते हैं। चिकित्सा सिद्धांत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं।
सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमाज, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हेयर डिसीज में एलोपेशिया एरिएटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, देन एरिथमा मल्टीफॉर्मिस, एरिथ्रोडर्मा, विटलिगो, लाइकन प्लानस, हर्पीज जोस्टर, और उसमें एक्ने और लिस्टिंग है इसमें। ऐसे बहुत सारे डिसीज लिए जाते हैं जो कॉमनली हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट, हम सोचते हैं कि डर्मेटोलॉजी में कहाँ पे इमरजेंसी है, लेकिन डर्मेटोलॉजी में इमरजेंसीज रहती है, वो टॉपिक भी लिया जाता है। हम कभी भी कुछ भी रहे, हमें डायग्नोसिस अच्छा है मालूम है, अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो वेपन्स यानी मेडिसिन, वो क्या है, बेसिकली उसमें क्या कंटेंट रहता है, उसका एक्चुअली यूज क्या है। सो समझो हमने कोई कल्प यूज किया, वो व्याधि प्रत्यनिक है, दोष प्रत्यनिक है, हमें समझना जरूरी है। इवन कौन से दोषों पे काम किया जाता है, यानी एक सिंपल मेडिकेशन है कि आरोग्यवर्धिनी, आरोग्यवर्धिनी हमें लगता है कौन से दोषों पे काम करता है, बुक में ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए तो कुष्ठ की संप्राप्ति जो स्पेशली कफ पित्त जन्य है, उसमें आरोग्यवर्धिनी का विशेष यूज है। अगर हम उसको डिकोडिंग करेंगे तो समझ में आएगा। चंद्र प्रभावटी है, वही है, थोड़ा सा गुग्गुल शिला जतु का कल्प है, उसका अलग जगह भी यूज है। सूत शेखर जैसा कल्प है जिसको भृंगराज की भावना है, और उसका जो अम्ल पित्त का कल्प है, लेकिन त्वचा रोग में उसका बहुत यूज है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो डिकोडिंग ऑफ द कल्प से हमें यही समझ में आएगा कि कल्प कैसे डिजाइन किया है और उसकी दोषज्ञता कैसे रहती है। कॉस्मेटोलॉजी का भी बेसिकली डर्मेटोलॉजी का कोर्स है, तो कॉस्मेटोलॉजी में एक आध एक प्रोसीजर है वो हम देखते हैं, और एक्ने चैप्टर उसमें आता है, और हैजार्ड्स ऑफ द कॉस्मेटिक्स ये भी उसमें देखते हैं। तो जी दीज आर द टॉपिक्स जो कवर अप करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न कैसा रहता है, सर हम पढ़ते कैसे हैं, तो हम देखेंगे इट्स ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। हम कभी ऐसा नहीं करते कि डायरेक्टली सोरियासिस ले लिया, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाते हैं, बिकॉज एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन डायग्नोसिस ट्रिक्स, चिकित्सा सिद्ध, हम क्रम से जाते हैं। इसका कारण जब हम एक टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसीज का सोरियासिस, तो उसके पहले 6 लेक्चर हो जाते हैं, लेकिन वो 6 लेक्चर प्रिपरेशन रहता है सोरियासिस पढ़ने के लिए, सोरियासिस समझने के लिए। जब तक वो नहीं होता ना, आप नहीं कर पाते। इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप हम अब सीखते हैं। इवन हम अभी समझो आप बोलेंगे सर, लेकिन समझो हमने पढ़ लिया पहले वाले लेक्चर और हमें कुछ क्वेरीज वगैरह है, तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। यानी जस्ट कोर्स शुरू होने से 2 दिन पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सब शेयरिंग आपको किया जाता है। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेरीज है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। लेक्चर खत्म होने के बाद आप तुरंत भी पूछ सकते हो, जब 10:30 बजे लेक्चर खत्म होता है तब भी पूछ सकते हो, या अगर आपको समझो टाइम नहीं है, या कभी कभी लोग शाय रहते हैं बोलने के लिए, या कभी कभी ऐसा रहता है कि आपने रिकॉर्डिंग सुना रहता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के उस टॉपिक रिलेटेड डेफिनेटली आप क्वेरीज पूछ सकते हो। और अभी भी 2019 का जो फर्स्ट बैच का ग्रुप है वो अभी भी एक्टिव है, वहां पे अभी भी केसेस शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग सब चालू रहता है। ठीक है, तो ऐसा है कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है। कैसे पढ़ते हैं, तो काजोल स्टाइल से पढ़ते हैं। अभी ये कौन सा आ गया, काजोल क्यों आ गए, तो आपने ये मूवी देखा है कुछ कुछ होता है, तो उसमें काजोल, तो ये चिढ़ाती रहती है किसको, शाहरुख खान को। क्या, राहुल इज, वो बास्केटबॉल खेलते हैं तो वो क्या चिढ़ाते, राहुल इज अ चीटर। तो वो थोड़ा चिढ़ता है, फिर खेलते समय वो और उसको चिढ़ाती है, वो और चिढ़ता है, वो और चिढ़ाती है, और एट द एंड क्या होता है, वो उसकी उंगली मरोड़ते हैं, ऐसा होता है। वही होता है जब हम सोरियासिस की ट्रीटमेंट करते हैं। कौन सी सोरियासिस की, स्पेशली अनस्टेबल सोरियासिस। अनस्टेबल सोरियासिस यानी जब सोरियासिस फटाफट बढ़ते रहते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ अनस्टेबल एंड स्टेबल। तो अनस्टेबल में बेसिकली क्या रहता है, जो सोरियासिस हमारे पास आते हैं ना पेशेंट, एक हफ्ते पहले एक 10-12 सेंटीमीटर था और आज एकदम से वो 20 डबल हो गया, ऐसा रहता है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल सोरियासिस। स्टेबल सोरियासिस, पेशेंट बताता है डॉक्टर 1 महीने से ऐसा ही है, अभी जो एक महीने पहले ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है, कुछ बड़ा नहीं है, यानी सरफेस एरिया पे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल सोरियासिस। और जो फटाफट बढ़ता है उसको अनस्टेबल सोरियासिस बोला जाता है। ऐसे अनस्टेबल सोरियासिस को, आप सोरियासिस को आई थिंक सो मैक्सिमम जन को कोई ना कुछ मेडिकेशन मालूम रहता है कि बाबा फिनबिड यूज करो या और कुछ मेडिकेशन यूज करो,
कुछ प्रैक्टिशनर है, उनके कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स भी है। लेकिन देखा जाता है कि 10 में से 3 पेशेंट 4 पेशेंट ही वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड देते हैं, बाकी 6 पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं देते या उनका बढ़ता है, ऐसा देखते हैं। वाई? बिकॉज उसको उसकी हमने अनस्टेबिलिटी देखी नहीं है। जब भी कभी अनस्टेबल सोरियासिस रहता है तो वहां पे हमें स्थिरीकरण, उसको स्टेबिलाईज करने की ट्रीटमेंट करनी है। बाद में आपके जो भी तीक्ष्ण लेप वगैरह वो सब यूज करो। बहुत जन महामरीचादी या और कुछ ऑयल यूज करते हैं, वो अगर अनस्टेबल सोरियासिस में यूज करे तो जैसे काजोल ने भड़काया था ना, वैसे काजोल ने जैसे शाहरुख खान को भड़का ना, वैसे सोरियासिस बढ़ना शुरुआत होता है। तीक्ष्णोश लेपोत्कृष्टम कुष्ठम ही विवृद्धि मलिने देहे। शरीर की शुद्धि ना हुए और उस टाइम पे तीक्ष्ण लेप जैसा कुछ है, जो भी है बढ़ने वाले दोष है या बढ़े हुए दोष है, वहां पे अगर शोधन के बिना आप तीक्ष्ण लेप करोगे तो विवृद्धि मलिने दे, यानी ऐसे कोई भी बढ़ने वाला रहेगा या बहुदूषित रहेगा, वहां पे तीक्ष्ण लेप किया नहीं जाता। तो अर्क तेल है या समझो मैंने बोला महामरीचादित है, ऐसे भड़का हुआ या बढ़ने वाला, फटाफट बढ़ने वाला सोरियासिस रहेगा, वहां पे यूज करेगा तो चलेगा क्या? नहीं। इट्स द सेम लाइक कि आप ये जो काजोल है वो शाहरुख खान को चिढ़ा रही है, राहुल इज अ चीटर और राहुल भड़क रहा है। वैसे ही हम तीक्ष्ण लेप दे रहे हैं और सोरियासिस भड़क रहा है, और एट द एंड वो इतना भड़कता है कि पेशेंट को बर्निंग वगैरह सब होता है। जैसे शाहरुख खान ने काजोल की उंगली मरोड़ी थी, वैसे ही हो जाता है कि पेशेंट आपका गला पकड़ता है, बिकॉज आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ गलत नहीं, सोरियासिस की मेडिसिन दे रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप गलत सिद्धांतों से या अवस्था ना देख के दे रहे हो। जब अनस्टेबल रहता है, अगर काजोल शाहरुख खान को बोलती नहीं तू चीटर नहीं है, तो शाहरुख खान भड़कता नहीं। वैसे ही हमें सौम्य मेडिकेशन की जरूरत है। बाह्य में सौम्य मेडिकेशन यानी शतधौतघृत विद पिंड तेल या शतधौतघृत तुंगद्रुमादि तेल, ये यूज करना है। अभ्यंतर में लघुमंजिष्ठादिक्वात, कामदुधा, कैशोर गुड़, ऐसे मेडिकेशंस यूज करने हैं। शुरुआती दौर में रक्तमोक्षण है या विरेचन हमें यूज करना पड़ता है। रक्तमोक्षण, विरेचन एंड मेडिकेशन, ऐसे अगर हम करोगे तो जनरली ये सोरियासिस अनस्टेबल रहता है, वो स्टेबल होता है। इसको क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वी विल सी इन आवर लेक्चर्स। देन दूसरा मूवी आ गया बाहुबली। क्या है, हम सोरियासिस में ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो हम यही गलती करते हैं। क्या करते हैं, सोरियासिस ना जायंट डिसीज है, और जायंट डिसीज पे ना अपना कुछ बहुत बार अपने क्लिनिक में ना हम देखते हैं, बहुत लोगों का रहता है एक एक गोली 2 बार, ऐसे 2-3 तरह का गोली रहता है, दैट्स हाँ हमारे ट्रीटमेंट हो गए। लेकिन ना सोरियासिस एक जायंट डिसीज है। ये जो भल्लाल देव है ना, ये हमारे ट्रीटमेंट है, और ये बाहुबली है ना, ये सोरियासिस है। तो ये बाहुबली ऐसा बहुत बड़ा है, उसको ट्रीट करने के लिए ऐसा भल्लाल देव वाली ट्रीटमेंट चलेगी क्या? आपको बहुत विचार पूर्वक ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। आपको कुछ भस्मों का यूज करना पड़ेगा, आपको कुछ टैबलेट्स का यूज करना पड़ेगा, डोसेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप करोगे तभी ये बाहुबली है, उसको आप मार सकते हो। अपना जो डिसीज है सामने आता है वो बाहुबली जैसा है, वो अपना जो ट्रीटमेंट देते हैं ना हम, वो बेसिकली है, वो है भल्लाल देव जैसी। अगर आपको हाथी को मारना है तो बकरी को भेजोगे या शेर को भेजोगे? डेफिनेटली शेर को ही भेजोगे। शेर डायरेक्टली हाथी पे अटैक करता है कि नहीं? सोच समझ के करता है। जब हाथी का ध्यान नहीं है, हाथी बैठा है, तभी जाके शेर अटैक करता है। सामने से अटैक करते हैं कि नहीं? जनरली पीछे से अटैक करता है। तो अपने को भी समझना है, ये जायंट डिसीज, इसमें बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। ऐसे हम प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट देखते हैं सोरियासिस के। अभ्यंतर घृतपान, देखिए घृतपान है, इंदुकांत घृत है। कल्प में कुछ पुड़िया यानी मिक्सचर ऑफ मेडिकेशन है, रसमाणिक्य, बाउची, विड़ंग, मंजिष्ठा। टैबलेट्स में गंधक रसायन है, गोमूत्र के रसपाचक है। वात में आरगवदादी कषाय, और बाह्य लगाने के लिए अर्क तेल है। ओके, ये एक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट हम देते हैं। अभी यही ट्रीटमेंट सब सोरियासिस में चलती है क्या? नहीं। सोरियासिस के बेसिकली 12 टाइप से, उसमें से जो प्लाक सोरियासिस है उसमें से एक टाइप में चलने वाली ये ट्रीटमेंट है। तो हर एक टाइप में अलग अलग ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बार बार देख के बार बार पढ़ाई करके ये होता है। इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि सर आप हफ्ते में 2 ही लेक्चर क्यों रखते हो? बाहर तो डेली लेक्चर रहते हैं, कुछ कोर्सेस हमने देखे हैं 30 दिन में लेक्चर खत्म करते हैं। मेरा उद्देश्य ही अलग है। मुझे यहाँ पे
कोर्स खत्म करना नहीं है, मैं सिर्फ साल में 2 ही कोर्स लेता हूँ, 2 ही बैचेस लेता हूँ। उसका कारण ही है मुझे पढ़ाना है जो क्लिनिक में जरूरी है। मुझे सिर्फ पास्ट साल में 5 5 8 8 बैचेस नहीं लेने, मुझे साल में 2 ही बैचेस लेना और मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना है। जब आप इतना सारा परफेक्टली पढ़ाओगे ना, तो ऐसा होगा कि ये हफ्ते में जो 2 लेक्चर है ना, वो भी हेवी जाते हैं। बिकॉज उसके साथ ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजें बुक से पढ़नी पड़ती है, आपको रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं, आपको याद भी करना पड़ता है। तो वो 3 महीने रहते हैं ना, वो टोटल ब्रेन ग्राइंडिंग होता है। और वो डिफिकल्ट जाता है 2 लेक्चर भी कोप अप करना। और गलती से ऐसा हो गया, समझो आप कहीं पे घूमने वगैरह गए और आपके 2 3 लेक्चर और मिस हो गए, तो बाद में कोप अप करना भी डिफिकल्ट हो। यू गॉट रिकॉर्डिंग रहता है, लेकिन क्या है, लेक्चर्स आगे गए तो आपको बहुत बार पीछे का नहीं मालूम रहेगा, तो आपको आगे के समझ में नहीं आते। सो दैट्स वाई हफ्ते में 2 ही लेक्चर हमने रखे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। कमिंग टू सोरियासिस, इट इज वन ऑफ द वन टाइप ऑफ सोरियासिस जिसके हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है, और ऐसा ही ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये शेर जैसा है जो हाथी को मार सकता है। व्हाट इज दिस? मैंने यूरोपियन डेलीगेट्स को भी ये प्रश्न पूछा था, ये इसको ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक ऑस्ट्रिया से था, एक स्विट्जरलैंड से था, एक जर्मन से था, उन्होंने अपने अपने भाषा में उसको नाम दिया, लेकिन द फाइनल डायग्नोसिस सोरियासिस। लेकिन आप ये पिक्चर देखोगे तो इज इट समथिंग सेम, इसकी ट्रीटमेंट स्टेप सेम हो सकती है? या मैंने ये जो प्रोटोकॉल बताया, ये ट्रीटमेंट इस तीनों को चल सकती है? तीनों में आपको सेम विजुअली दिखते, तीनों सोरियासिस है, लेकिन तीनों में ये सेम ट्रीटमेंट चले, तीनों स्टेबल है, तीनों में सेम ट्रीटमेंट चलेगी क्या? डेफिनेटली नहीं चलेगी। ये प्लाक सोरियासिस है तीनों ही, और डेफिनेटली तीनों में नहीं चलेगी। और उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट रहती है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से लेके इंटरनल मेडिकेशन से लेके सब। ओके। और ये सब हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देखते हैं, वो है सोरियासिस में। और ये जब ट्रीटमेंट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ मेरे 10 में से ना अभी एक हाथ पेशेंट बाउंस होता है, 9 पेशेंट बाउंस नहीं होता। आपको सुने, एक हाथ पेशेंट बाउंस कैसे होता है ये भी बताता। पेशेंट अपत्य करता है, पेशेंट सुनता नहीं है, मेडिसिन बराबर नहीं लेता है, इतना सोरियासिस बढ़ा हुआ रहता है, इतना पेशेंट ने अलग अलग स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन किए रहते हैं, इंटरनली मिथोट्रिक्सेट लिया रहता है, तो वो टोटली टोटली नॉन रिस्पॉन्डिंग भी आता है, ऐसा भी हो सकता है। बट मैक्सिमम पेशेंट, अगर आपको ऐसे दोष दुष्ट समझ में है, तो हमें रिस्पॉन्ड देते हैं। ओके। डर्मेटोफाइटोसिस, कॉमनेस्ट ऑफ द ऑल फंगल इन्फेक्शन, हमें मालूम है टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस ऐसे जो नेम है, उसको नाम है डर्मेटोफाइटोसिस। कॉज बाय द ग्रुप ऑफ फंगाई, जनरली ट्राइकोफाइथॉन, माइक्रोस्पोर, एपिडर्माफाइथॉन, ह्यूमन टू, अभी ये सबको मालूम है। अभी ये तो थोड़ा सा जुना वाला रिसर्च है कि 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अभी और जन को है। लास्ट 15 ईयर्स से है कि फंगल इन्फेक्शन इज अ लाइक नेशनल ईच डिसीज। मैं इसको राष्ट्रीय खुजली डे बोलते, खुजली आजार बोलता हूँ, बिकॉज उसमें इतनी ईचिंग रहती है। और डर्मेटोलॉजी का एक ऐसा सेक्शन ऑफ डिसीज है ये, कि ये आपको रात को फोन करता है कि डॉक्टर बहुत ईचिंग हो रही है, मैं क्या करूं। जनरली ऐसा रहता है कि डर्मेटोलॉजी ऐसा होता है, लेकिन यही पेशेंट रहते हैं जो ईचिंग की वजह से आपको रात को 12 बजे फोन करते हैं और आपकी नींद खराब करते हैं। ओके। तो इसका कारण भी है, स्पेसिफिक कारण है। आपने कभी नोटिस किया है, पेशेंट 2 चीजें बोलते हैं, डॉक्टर हम दिन भर ठीक रहते हैं, लेकिन रात को जब हम कपड़े निकालते हैं, शाम को आते हैं ऑफिस से, कपड़े निकलते, तो हमें बहुत खुजली आना शुरुआत होता है। और दिन भर हम ठीक है, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमें एकदम से खुजली आना शुरुआत हो, ना हम हमारी पूरी रात जो रहती है वो खराब हो जाती है। इसका स्पेसिफिक कारण है। और अभी को जो फंगस है वो हर महीने में दिख रहा है, पहले तो गर्मी के सीजन में, कभी बारिश के सीजन में दिखता है, ठंडी के सीजन में भी दिखता है। इसका कारण है 2 स्पीशीज रहना, यानी ट्राइकोफाइथॉन की जेनेरिक की एक स्पीशीज रहना और एपिडर्मा ऐसा होता है। तो ये 2 स्पीशीज होने के वजह से, एक स्पीशीज है वो गर्मी के सीजन में उसका ग्रोथ होता है, दूसरी स्पीशीज रहती है वो ठंडी के सीजन में बढ़ती है, तो इसलिए 12 ही महीने हमें फंगल इन्फेक्शन दिखता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कपड़े निकालने के बाद एकदम से पेशेंट को ईचिंग आना शुरुआत है, तो देर इज अ स्पेसिफिक
ओके। हेलो, हाँ सर, मुझे कहाँ से ये करना है, ये स्लाइड से ही शुरुआत करनी है क्या? यस सर। हाँ। सो बेसिकली क्या है, ड्यू टू सम आई थिंक सो देयर इज इंटरप्शन विद सम नेट और समथिंग, आई डोंट नो, बट ऐसे होता है। लेकिन अपने पास रिकॉर्डिंग रहता है या हम फिर से शुरुआत करते हैं? अच्छा हुआ इंटरप्शन हुआ, तो आपको समझ में भी आ गया कि कैसे हो सकता है। तो डर्मेटोफाइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, और ये इसको हम टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस वगैरह बोलते हैं। ये बीमारियां इसी में नाम के अंदर आती है। यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज मोर देन, अभी 30 हो गया, लेकिन हमारे सामने हर के क्लिनिक में, हर एक के क्लिनिक में ये केसेस आते हैं। मैं इसको नेशनल ईच डिसीज बोलता हूँ, राष्ट्रीय खुजली डे, खुजली डिसीज, बिकॉज ना इसमें खुजली ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या रहता है, अगर आपने दो चीजें नोटिस की रहेगी। एक पेशेंट बताता है, डॉक्टर हम जब कपड़े निकालते हैं तो हमें बहुत खुजली होती है। या दूसरा रहता है, जब हम डॉक्टर सोते हैं रात को तब हमें बहुत खुजली होती है। ये दोनों दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन में। ओके, ये हमारे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, और बहुत बार ये फंगल इन्फेक्शन की जो पेशेंट रहते हैं, ये रात की अपनी जो नींद है वो हराम करते हैं। यानी वैसे देखा जाए डरमेट में रात को भी कभी फोन नहीं आता, लेकिन ईचिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन को आपको डेफिनेटली रात को फोन आएगा। ये क्यों होता है आपको बताता हूँ। वैसे हमें ये भी देखा है कि फंगल इन्फेक्शन पहले गर्मी की सीजन में ज्यादा थे, अभी 12 ही महीने दिख रहे। इसका कारण ये जेनेरिस दिख रहे, उसके जो स्पीशीज है वो दो, एक साथ दो स्पीशीज बॉडी में प्रेजेंट होने की वजह से होता है। तो एक जो रहता है वो गर्मी की सीजन में बढ़ता है, और दूसरा रहता है वो ठंडी के सीजन में, इसलिए 12 ही महीने हमें फंगल इन्फेक्शन दिखता है। दूसरा, जब हम कपड़े निकालते हैं तब होता है, बिकॉज सम स्पीशीज आर देयर जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत, तो उनका तुरंत कॉलोनाइजेशन बढ़ता है और वो हिस्टामिन को सिक्रेट करे, उससे बहुत ईचिंग आता है। तो हम जब कपड़े निकालते हैं ना और एकदम से हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उसका कॉलोनाइजेशन बढ़ता है और ईचिंग होता है। और जो दूसरा रहता है कि जो कुछ स्पीशीज रहते हैं वो रात को, यानी जिनका 25 to 27 डिग्री पे जो बॉडी टेम्परेचर रहता है, तब वो उनका कॉलोनाइजेशन बढ़ता है। तो हम जब रात को सोते हैं ना, तो हमारा जनरली बॉडी टेम्परेचर बिकम नॉर्मल, और उसके बाद वो एकदम से कॉलोनाइजेशन बढ़ती है। या बहुत बार ऐसा रहता है, रात का आपका माइंड रहता है वो डेफिनेटली किसी चीज पे, वर्क पे, या दिन भर आप बिजी रहते हो, तो रात को जनरली पेशेंट का होता है कि माइंड एकदम शांत रहता है और एकदम से ईचिंग की तरफ ध्यान जाता है। एक बार ईचिंग होगा तो बार बार ईचिंग पेशेंट को होती रहती है। देन व्हाई इट्स हैपनिंग रिकरेंट, मॉडर्न साइंस में लिखा है कि लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेमोरी इम्यूनिटी। ये डिफेक्टिव और सेल मेमोरी इम्यूनिटी है क्या, क्या है? जो भी है रिकरेंस का कारण, यानी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक होता है थोड़ा सा, लेकिन पेशेंट का फिर से होता है। इसका कारण स्पेसिफिकली मॉडर्न में लिखा है, उसका लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो एक तो लैक रहती है, और दूसरा डिफेक्टिव रहती है। लैक यानी कम होना, या डिफेक्टिव रहना। और ये होती कैसी है, तो उसका बहुत अच्छा रीजनिंग आयुर्वेद में लिखा है, जिसमें आहार विहार का संबंध डायरेक्टली आता है, ऐसा देखा गया। और वो कितना आता है एक्सप्लोर हम अपने लेक्चर्स में डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में ये मेडिकेशन यूज किए जाते हैं, आरोग्यवर्धिनी, सूक्ष्म त्रिफला, कृमि कुठार, स्वयंभू, वंगभस्म, शुक्ति भस्म, रस सिंधु रामलकी, निम्ब खदिर, चक्रमर्द, उशिरास्तव, खदिराइष्ट, विडंगाइष्ट देव। ऐसे लग रहा है कोई मैं मंत्र पठन कर रहा हूँ। बेसिकली चित्र ही ऐसा है, कंफ्यूजिव है, जानबूझ के ब्रेन का पिक्चर दिखाया है। बिकॉज ऐसा है कि ये जो ये रहता है, हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस रहते हैं। हम क्या रहते हैं, हमारे पास फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट है, हाँ थोड़ा आरोग्यवर्धिनी देख के देखते हैं, नई रिजल्ट है, हाँ चलो गंधक रसायन देखते हैं। अरे नहीं, पेशेंट को ना मैंने देख कहीं पे पढ़ा है चक्रमर्द घनवटी अच्छी काम हो, तो वो देखते हैं। ऐसा हमारे पास डेफिनेटली कुछ थिंकिंग ही नहीं रहता कि हमारे सामने ये स्पेसिफाइड फंगल इन्फेक्शन ऐसा अवस्था लेके आए, तो हमें ये चार मेडिकेशन यूज करने हैं। हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है तो हमें ये मेडिकेशन, ये हम चैनलाइज नहीं करते हैं, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रेन में जो भेल है मेडिसिन की, वो मेडिसिन की जो भेल है उसको हम अच्छी तरह से अगर प्रोटोकॉल करेंगे, तो हमें फंगल इन्फेक्शन जैसे एक बहुत तकलीफ देने वाले, यानी पेशेंट को तकलीफ देने और उस हिसाब से अपने को भी तकलीफ देने
वाला जो डिसीज है उसमें हम बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स ला सकते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, ये एनाटॉमी पार्ट में हम देखते हैं बेसिकली। अभी आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीएम्स, हम बाकी तो एपिडर्मिस डर्मिस देख लेते हैं, स्वेट ग्लैंड पर सीएम कितने हैं वो देखते हैं। अगर आप देखोगे तो 189 है, देन 239 है, 207 है, 198 ने क्या, जो आप 198 रीजन दिख रहे हो वहां पे 198 स्वेट ग्लैंड्स पर सेंटीमीटर। आप देखोगे तो 172 ये एंकल रीजन पे है। तो आयुर्वेद में अस्वेदन और अतिस्वेदन ये पूर्व रूप में आया है। तो आप देखोगे अतिस्वेदन ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत बार दिखता है। अगर टीनिया पेडिस देखोगे तो जनरली उसका जो रीजन है वो ओवर स्वेटिंग रीजन, यानी जहां पे स्वेट ग्लैंड पर सीएम ज्यादा है वहां पे देखा गया है। यानी जहां पे 239 स्वेट ग्लैंड पर सीएम है या जहां पे 221 पर स्वेट ग्लैंड, वहां पे टीनिया पेडिस देखा गया है। आप देख लीजिए, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। दूसरा, अस्वेदना, स्पेशली जो केराटिन डिसऑर्डर या पेपिलोस्क्वेमस है, सोरियासिस है, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस जैसे डिसीजेस है, जो बेसिकली हम देखते हैं वहां पे पहला लक्षण देखता है अस्वेदना। तो अस्वेदन यानी बेसिकली स्वेद कम आना। तो बेसिकली जहां पे स्वेद ग्लैंड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे पहले अस्वेदन होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। यस, तो वहां पे 172 जो एंकल रीजन पे है वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे शुरुआत पहले हो जाए। तो मैक्सिमम हम नॉन केराटिन जो मैक्सिमम जो केराटिन डिसऑर्डर देखते हैं या पेपुलोस्क्वेमस डिसीज देखते हैं, ड्राई एक्जिमा रहा, सोरियासिस रहा, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस रहा, वो आपको एंकल रीजन पे दिखता है। और वहां पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अस्वेदन जैसे लक्षण दिखते हैं, अस्वेदन जैसे लक्षण दिखते हैं। सो एनाटॉमी हमें ऐसी पढ़नी है, ये भी ध्यान में रखिए। ओके, ये एनाटॉमी का ही रहा। और एक रहता है, हमें पसीना आता है, बराबर है। पसीने के यानी स्वेट ग्लैंड्स के टू टाइप्स रहते हैं, एक्रोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और दूसरे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड रहते हैं वो एक्सिला रीजन, एरियोला रीजन, पेरियम्बिलिकल यानी स्पेसिफाइड रीजन पे रहती है। और कुछ मॉडिफाइड रहती है, यानी जो स्त्री स्तन्य है वो मॉडिफाइड एपोक्राइन का सिक्रीशन है। जो कान में जो मैल आता है, ईयर वैक्स रहता है, वो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है। ये तो ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली दो स्वेट ग्लैंड्स के डिसीज, दो स्वेट ग्लैंड है एपोक्राइन यानी एक्सिला रीजन में। आप कभी भी देखो जो इसके डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट्स या कुछ भी रहेगा उसमें क्या दिखाया जाता है, कोई भी रहते हैं पसीने की बदबू कहां से आती है, जनरली ऐसा कंधा ऊपर किया जाता है तो कौन सा रीजन दिखाया जाता है, एक्सिला रीजन, और दिखाया जाता है हाँ पसीने की बदबू आ रही है। बिकॉज जो एक्रोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स रहती है उसके यानी चेस्ट रीजन पे उसका जो स्वेट रहता है उसको स्मेल नहीं आता। लेकिन एक्सिला रीजन में जो आता है, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन है, उसको बेसिकली पसीने की बदबू आती है। उसका कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। उसका कारण है कि वहां पे ऑयली सिक्रीशंस रहते हैं, वो बैक्टीरियल को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। इसका यूज क्या है देखना। तो हम जब मेडिकेशन यूज करते हैं तो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की रीजन में हमें मेडिकेशन देते समय कुछ स्पेशलाइज थिंकिंग करने की जरूरत है। डोसेजेस के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है, ये ध्यान में रखना है। तो हम जो एनाटॉमी भी पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्टली, यानी हमें फर्स्ट लेक्चर एनाटॉमी का उसमें ही हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट का कुछ सेक्शंस देखेंगे तो अब समझ में आएगा। अरे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ग्रॉइन रीजन का फंगल इन्फेक्शन, हम वही मेडिकेशन देते हैं, क्या गलती होती है तब हमें समझ में आ, तब आपको समझ में आए जब आप एपोक्राइन ग्लैंड मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू या प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे। वो हम लेक्चर्स में डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ सर्कुलर है, वहां पे सेंट्रल क्लियरिंग है, बाजू में आपको पिटिकाएं दिख रही है। सो दैट इज फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म। ओके, ओ वन मोर सर्कल, लेकिन यहाँ पे तो सर्कल, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल क्लियरिंग नहीं है, कुछ आपको स्केली दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूमुलर एक्जिमा। देन यहाँ पे तो और एक सर्कल है लेकिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बो एंड एरो वाला जो खेलते हैं वहां पे वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। सो इट इज एरिथेमा मल्टीफॉर्मिस। और एक सेंट्रली है लेकिन यहाँ पे सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल क्लियरिंग जैसा है लेकिन बाजू में एडिमेटस दिख रहा है। तो बेसिकली इज ग्रैनुलोमा एनुलर है। एंड लास्ट वन
जो आपको फेस पे है पूरा एलिवेटेड है, थिक दिख रहा है। आई थिंक सो इट इज टोटली डिफरेंट। ये पांचों सेम थे क्या? दिस इज ब्लास्टोमाइकोसिस। ये पांचों में सब सर्कुलर लेशन थे। हमारे क्लिनिक में आते हैं ऐसे लेशंस, लेकिन क्या होता है, हम सब सर्कुलर है, हाँ ये फंगल इन्फेक्शन नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो न्यूमुलर एक्जिमा हो सकता है, और थोड़ा चेंज हुआ तो एरिथमा मल्टीफॉर्मे हो सकता है, और चेंज हुआ तो एरिथमा ग्रैनुलोमा एलुरे हो सकता है। उसको डायग्नोसिस कैसे करना है? स्केल्स देखने हैं, सेंट्रल क्लियरिंग देखना है, पिटिकाए देखनी है, इडिमेटस देखना है, कलर देखना है। ये सब हम डायग्नोसिस ट्रिक्स में देखेंगे। इसके दो लेक्चर्स अपने रहते हैं, और उसमें मोर देन 60-70 डिसीज का हम डायग्नोसिस ट्रिक्स देखते हैं। तो वो हम लेक्चर्स में देखने वाले हैं। कभी आपके सामने 2 महीने का बच्चा आया है? हमारे सामने तो आते हैं, यानी एडल्ट्स आते हैं, सब आते हैं। लेकिन 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बहुत बार अपने पास वैक्सीनेशन के पास आता, मीन्स कोई वैक्सीनेशन करता रहेगा। ट्रीटमेंट के लिए आता है क्या? सर्दी खांसी, लेकिन डर्मेट के लिए, वो भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस। और एक तो आते हैं क्या, हम अटेंड कर सकते हैं क्या पेशेंट को, और ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपको मालूम है बच्चों में भी हम मेडिकेशन दे सकते हैं। तीसरा, आपने अगर ऐसे मेडिकेशंस के डोसेजेस आपको परफेक्ट मालूम है, तो आप 2 महीने के बच्चे को भी कॉन्फिडेंटली मेडिकेशन दे सकते हैं। So, atopic dermatitis of 2 months baby also can be treated with Ayurvedic treatment successfully within 5-6 days. उसके लिए 3 चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए: एक, परफेक्ट मेडिकेशन; दूसरा, डोसेजेस; और तीसरा, बेसिकली कॉन्फिडेंस। जो अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लॉजिकली कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम होता है। मैंने अपने गुरुओं से देखा है कि छोटे से छोटे बच्चों में जब बच्चा म्यूकोनियम ये करता है, तो वहां पे मल्ल सिंदूर जैसा एक तीक्ष्ण कल्प, रसकल्प यूज करते समय मैंने देखा है। तो डेफिनेटली ऐसे छोटे बच्चों में देखा है, तो 2 महीने का बच्चे में हम बाकी भस्म और मेडिकेशन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ओके। एलोपेशिया रहता है, एलोपेशिया के बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं। सब सेम दिखते हैं? नहीं। हम जब देखते हैं तो हमारे पास कुछ हमारे फेवरेट मेडिकेशन है, जयपाल वगैरह जैसे मेडिकेशन हम यूज करते हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज में अगर आप जयपाल यूज करोगे तो बाल उड़ जाएंगे टोटली। स्पेसिफिक कंडीशन में जयपाल जैसा यूज करोगे तो बाल आएंगे, और स्पेसिफिक कंडीशन में आप जयपाल यहाँ पे अगर यूज करोगे तो बाल उजड़ जाएंगे। सोचिए, उजड़ जाएंगे। सो कौन से कंडीशन में जयपाल यूज करना है, कौन से कंडीशन में शुरुआती में आपको विरेचन देना है, रक्त मोक्षण करना है, या लीच थेरेपी करनी है, विद्ध कर्म करना है, उसके बाद आपको जयपाल लेपन या जो भी आप तीक्ष्ण औषधि गुंजादी तेल यूज करना है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। जब हम गलत तरीके से देखते हैं, हमने देखा है कभी कि एलोपेशिया के पेशेंट आते हैं, 2-4 उसके बालों, यानी एलोपेशिया एरियाटा जिसको इंद्रलुप्त बोला गया, एक 2-4 स्पॉट्स रहते हैं, वहां के बाल चले जाते हैं। बहुत बार वो नावी के पास जाता है, बार्बर के पास जाता है, और वो क्या करता है, हाँ बाल निकाल दो, बहुत बार लोग सजेस्ट करते हैं, और ये बाल निकाल देते हैं। और क्या होता है, जो आप लास्ट पिक्चर देख रहे हैं एलोपेशिया टोटलिस, वैसी अवस्था हो जाती है कि फिर से पेशेंट को बाल ही नहीं आते। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। तो वो कौन से कंडीशन में होता है, कैसे हम ये प्रिवेंट करना है, ये हम डेफिनेटली केश रोग में देखते हैं। क्षार भेद, क्षार एक चिकित्सा हम देखते हैं। त्वचा रोग में अगर आप देखा जाए, आप देखो प्रतिसरण्य पानी, प्रतिसरण्य क्षार देखोगे तो कुष्ठ, किटी, दद्रु, कृमि, किलास, अर्बुद, सुप्ति, ग्रंथि, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्मकील, कीलकालक, न्यक्ष, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रदी, इतने सारे सब त्वचा रोगी है। और उसके लिए क्षार का वर्णन आया है। शायद क्षार, सुश्रुत में लिखा हुआ क्षार, ये मोस्ट निग्लेक्टेड चैप्टर है। और मुझे लगता है कि क्षार इज स्पेशली डिजाइन नॉट फॉर एनोरेक्टल, क्षार इज स्पेशली डिजाइन फॉर त्वचा रोग। बिकॉज आप देखोगे कुष्ठ से लेकर बाह्य विद्रदी की जो लिस्ट है, वो त्वचा रोगों की तो लिस्ट है। ओके। सो क्षार को कैसे हम प्रभावी प्रभावी उसका यूज कर सकते हैं त्वचा रोग में, हम यहाँ पे उसके सेपरेट चैप्टर में देखते हैं। आरोग्यवर्धिनी, इसका डी कोडिंग हम देखते हैं।
ये बहुत अच्छा चित्र है। मेरे सर यानी महेश ठाकुर सर, उनके सर वैद्य प्रभु सर, इन्होंने ये डिजाइन किया है। आरोग्यवर्धिनी के सब कंटेंट एक पिक्चर में है। रसगंध लोह अभ्र जो भी है, त्रिफला है, चित्रक है, गुग्गुल है, शिलाजतु है, इस सब के इक्वल क्वांटिटी कुटकी है, और इस सब को निम्ब की पत्र की भावना है। ये सब का एकत्रित पिक्चराइजेशन आरोग्यवर्धिनी का, ये आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया है, देखिए। इसका डिकोडिंग हम देखेंगे और कहाँ पे यूज करते हम देखेंगे। लास्ट नॉट लीस्ट हम लेते हैं, लेकिन प्रीवियस बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही मुझे शेयर करने को परमिशन दिया कि उनके ही केस, अभी तो ये कुछ 5-6 है, शायद अभी उनके पास 150-200 ऐसे बहुत सारे केसेस है जो वो सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। दूसरा, हमने ऐसे प्रेजेंटेशन के सेशंस भी लिए हैं कि वो खुद अपने सक्सेस स्टोरीज, जैसे मैं अभी ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, वैसे पीपीटी बना के वो सबके सामने, सब ग्रुप के सामने ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं। सो अ वेरी एक जो बोलते हैं एरिथ्रोडर्मा की एक बहुत सीवियर केस थी। ये पेशेंट तो मरना चाहता था, आइदर सुसाइड और मुझे ठीक करो। वैद्य फ्रॉम केरला, सीएडी, जो दिसंबर 2019 बैच की थी, उन्होंने ये अच्छी तरह से ट्रीट की। इसके आगे भी पिक्चर है जिसमें पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल होके गया था। पेशेंट रोबोट की तरह आया था और ऐसे अच्छी तरह से ट्रीट होके गया। herpes labialis treated by वैद्य फ्रॉम डुम्बिनी, जून 2019 बैच के। मोलुस्कम कॉन्टेजियसम, बच्चों में रहने वाला कॉमन डिसीज, लेकिन ये भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। प्लांटोसोरियासिस, एक्जिमा, एक्रोकॉड्रॉन, यानी ये वैद्य ने तो फर्स्ट टाइम इस पे क्षार सूत्र लगाया था। बहुत डर के कर रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंटली करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हम कर सकते हैं। तो एक अच्छी तरह से स्काल में रहने वाला एक्रोकॉर्ड्रॉन अच्छी तरह से क्षार सूत्र से ट्रीट हुआ। नॉन हीलिंग अल्सर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हुआ। एलोपेशिया एरियाटा ट्रीट हुआ, सोरियासिस ट्रीट हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस ट्रीट किए गए हैं। हमने शायद उसके 20-25 प्रेजेंटेशंस भी अब रखे हैं। मोर देन केसेस हमने ऐसे प्रेजेंट किया, यानी ग्रुप में तो स्टूडेंट्स डालते ही है, लेकिन ऐसा है कि हमने खास उसके 30 मिनट्स 35 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रखा था, स्पेशली बाय दीज मेथड ओनली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड। तो ऑल ओवर इंडिया के जो हमारे ऑल ओवर पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें सबने केसेस का लुत्फ उठाया था, उनको वो उसका मार्गदर्शन मिला था। तो ऐसे भी हम सेशंस रखते हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, ये जो अपना कोर्स है जो मैंने बताया, इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, इसी तरीके से अपना कोर्स चलता है। अभी जैसे इंटरप्शन हुआ था, वैसे कभी इंटरप्ट हुआ तो हम तुरंत पीछे से शुरुआत करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका रिकॉर्डिंग भी परफेक्टली आता है। अगर कुछ उसमें से बातें रह गई तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही, तो उस पे वो 2 चीजें 3 चीजें वो बताई जाती है। कभी कंफ्यूजन नहीं होता, और हमेशा क्वेरीज या जो भी है वो अच्छी तरह से सॉल्व की जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कोर्स है वो 25 जून 2024 से शुरुआत है। उसकी जो फीस है वो फर्स्ट बैच की थी 10,500, उसकी अभी भी उतनी ही फीस है। अभी भी हमने जरा भी फीस बढ़ाई नहीं, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि हमें वो काम नहीं है, हमें मेन वैद्य तैयार करने हैं जो स्पेशलिटी प्रैक्टिस करे। इसका ये लिंक है, आप इस पे लिंक के जाके, ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, आप और तुरंत एडमिशन फास्ट करवा लीजिए, बिकॉज 24 जून को शुरुआत होगा। जितने जल्दी आप करो उतना कैसा ग्रुप फॉर्मेशन और सब चीजों में फायदा होता है। दोनों फोन नंबर भी, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा, आपको कुछ क्वेरीज है, तो व्हाट्सअप करके मुझे या भारतीय विनोद भारती सर इनको पूछ सकते हैं। तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं देना, कुछ घंटे में डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और आई होप आपको जो क्वेरीज है वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। आपको जो सुनना है कि कैसे लेक्चर्स लिया जाता है, यहाँ पे कैसे प्रोटोकॉल है, आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी कैसी है, यहाँ पे कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, सबके बारे में एक आपको एटलीस्ट आइडिया आई रहेगी कि अपना कोर्स कैसे चलता है। तो आप फटाफट ये कोर्स, ये जो लिंक पे जाके एडमिशन ले लीजिए। वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सब करना है, आपको यूजर आईडी बनाना है, सब करना है। नीचे आपका जो डेजिग्नेशन है बीएमएस कंप्लीट, उसका आपको सर्टिफिकेट भी डालना है, और आपको फीस पेड करके जस्ट इन्फॉर्म करना है। या एट फास्ट आप जितना फास्ट कर सको आप कर दीजिए। और अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विलोप सर।
थैंक यू अनय सर। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक उद्देश्य हमारा है कि एक सुपर स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी चिकित्सक संपूर्ण देश में हो, उसमें आप भी सम्मिलित होने के लिए जल्द से जल्द आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लेके फिर एक बार त्वचा रोग की प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़िए। फिर एक बार अनय सर का धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहूंगा, आप इस इंट्रोडक्टरी सेशन को ज्वाइन हुए हैं। बाकी सब जो डिटेल्स है, ग्रुप जो हमारा, जिस ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हो उस ग्रुप में फिर से एक बार वो इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके उसके सब डिटेल्स, कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, ये सब बातें आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगी। और आप जरूर इस कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। हम, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो या जो भी एडमिन्स है उन्हें पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।